हाँ बच्चों, तुम्हारा मिनी मॉक टेस्ट हुआ है, उसके अपन सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको अपन यहाँ सॉल्यूशन अपन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन सही से समझाएंगे। यदि उसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी यहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ब्लॉक बी ऑफ मास 100 kg रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1/3. A rope is tied to be block B as shown in the figure. The maximum acceleration with which boy A of mass 25 kg can climb on the rope without making block moves. ठीक है, सरफेस फ्रिक्शन वाली है, ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाहेगा, इस पे इधर टेंशन लगेगा बेटा। यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पे इसका टेंशन लगेगा T, ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल लगेगा, साथ में इस T के दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे थीटा अपने को 37 डिग्री गिवन है, तो कितना हो जाएगा T कोस 37, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट जाएगा वो T साइन 37। क्लियर? सरफेस पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू म्यू एन होगी, और साथ में लगेगा mg। ये तो अपन ने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। क्लियर? अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अपन को स्टडी करनी। एक पर्सन ऊपर की तरफ जाएगा, तो यदि इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, नीचे की तरफ लगेगा mg, और साथ में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। क्लियर? पर्सन का वेट अपने को 25 kg गिवन है। यदि क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो आप, रोप विदाउट मेकिंग ब्लॉक मूव, ब्लॉक को मूव किए बिना पर्सन ऊपर चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन जो लग रहा है उसकी वैल्यू कम से कम T कोस 37 के इक्वल तो होनी चाहिए, और मुझे टेंशन की वैल्यू चाहिए। यहां से सबसे पहले फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल की वैल्यू चाहिए कि नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल होगा मेरे पास डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, मास कितना है इसका 100 kg, तो नीचे की तरफ लग रहा है 1000 प्लस ऊपर की तरफ लग रहा है T साइन 37। क्लियर? तो T साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, और साइन 37 हो गया 3/5, ये मेरे पास आ गया नॉर्मल। तो फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1/3। फ्रिक्शन हो जाएगा 1/3 इंटू 1000 माइनस T 3/5। तो मेरे पास फ्रिक्शन कितना आ गया यहां से, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1000/3 माइनस T/5। क्लियर? अब इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, इस इक्वेशन में मैं देखूं तो फ्रिक्शन 1000/3 माइनस T/5 इज इक्वल टू T कोस 37। T कोस 37 का मतलब क्या हुआ, कोस 37 4/5। यदि मैं देखूं तो 1000 T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा T टेंशन, T/5 उधर गया, ऐड हो गया तो कितना आ गया T/4, T/5 प्लस T/5 कितना आ गया टेंशन। ये टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई। रही बात इस पर्सन की, तो यदि पर्सन का FBD जो मैंने यहाँ बनाया था, इसके लिए मैं यदि सोल्व करता हूँ तो क्या होगा देखो आप, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है 1000/3, डाउनवर्ड mg, इसका मास कितना है 25 kg, तो 250 न्यूटन डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो 1000/3 माइनस 250 इक्वल टू मास 25 इंटू एक्सेलरेशन। इसको यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा अपना g/3। ओके, और ये अपने को दिया हुआ है b। क्लियर? तो ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन ए राउंड वेज बी। यहां पे देखो आप, बी पे प्लेस्ड है, अब सरफेस क्या है, स्मूथ है। यदि ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, क्वेश्चन में अपन को गिवन क्या है, v0 इनिशियल वेलोसिटी उसके पास विद रिस्पेक्ट टू वेज, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच ब्लॉक ए मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से ही मूव करेगा, उसके लिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। आगे की तरफ यदि देखें, मैं इसको एक्सेलरेशन g दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि यहां पे क्या होगा बेटा, कि इसका मास अपने को गिवन है। यदि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ फ्रेम एक्सीलरेटेड, मतलब पीछे की तरफ इस पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स। यदि सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो वो कितना लगेगा, ma। साथ में इसका यदि मैं FBD बना रहा हूं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। mg फोर्स जो लगेगा, इसके mg के दो कंपोनेंट होंगे, जो कितना होगा, ये एंगल कितना दिया हुआ है मुझे 53 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा mg cos 53, और इधर आएगा mg sin 53।
mg sin 53 इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला और एक वापस इधर आएगा। तो ये 53 एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। कितना हो गया ma cos 53 ऊपर की तरफ गया और डाउनवर्ड यहाँ पे इधर कितना आया ma sin 53। ठीक है, अभी नॉर्मल फोर्स मुझे काउंट करना है, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा mg cos 53, नॉर्मल फोर्स mg cos 53 प्लस ma sin 53 और a इक्वल टू g अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो नॉर्मल कितना हो गया मेरे पास mg cos 53 का मतलब कितना हो गया 3/5 प्लस m, a की जगह g पुट किया तो mg, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा sin 53 कितना हो गया मेरे पास 4/5। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 mg/5, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई है। इसके बाद यदि मुझे क्या करना है, अब इस ब्लॉक का FVD फिर से बनाऊं, तो देखो अब इधर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसकी नीचे फोर्स कितना लग रहा है mg sin 53, sin 53 मतलब 4/5, तो 4 mg/5 इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा है फ्रिक्शन, जो कितना होगा म्यू n। क्लियर, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, नहीं लग रहा है। बोला क्या अपने से, हाँ एक फोर्स और लग रहा है अपने पास, सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना लग रहा है इस पे, यदि अपन देखें यहाँ सूडो फोर्स का कंपोनेंट, तो mg और a की वैल्यू g cos 53 मतलब 3/5। क्लियर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो 4 mg/5 इज इक्वल टू म्यू n, नॉर्मल की वैल्यू 7 mg/5, 7 mg/5 प्लस कितना लग रहा है 3 mg/5। क्लियर, mg/5 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 कट कर देता हूँ, 3 इधर लेके आया तो 7 म्यू इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1 और म्यू की वैल्यू आ गई 1/7। यही अपन से क्वेश्चन में पूछा था, तो 1/7 ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखो आप, इन द फिगर शोस ब्लॉक A and B moves with velocity v1 and v2 along horizontal direction. Find the ratio of v1 by v2. v1 v2, A ब्लॉक v1 वेलोसिटी से जा रहा है और B ब्लॉक v2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये A ब्लॉक है, ये सेम ही स्ट्रिंग से B ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, इसका मतलब इसका ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट थीटा, तो कौन सा v1 cos थीटा, और यहां से यदि इस वेलोसिटी को देखूं मैं, तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट ये θ2 है, तो ये भी कितना होगा θ2। v2 cos थीटा, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, कंस्टेंट मोशन, ये जितने वेलोसिटी से इधर जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये इधर जाएगा, तो v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। मुझसे रेशियो किसका पूछा है v1/v2 का, तो v1/v2 कितना हो गया मेरे पास cos θ2 cos θ1, तो कौन सा आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ वेज हुज इंक्लाइन एट थीटा 37 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये जो वेज है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकंड। क्लियर, 10 सेकंड में ब्लॉक कितना चल जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये वेज कितना चल जाएगा 10 सेकंड में, 10 × 2 मतलब 20 मीटर, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी दी हुई है। मुझे वर्क डन बाय क्या पूछा है, वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय द वेज, मतलब कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन पूछा है, नॉर्मल की वजह से वर्क डन पूछा है। यदि मैं इसका यहाँ FVD बनाता हूँ तो ये, और ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस पर। क्लियर, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास मुझे गिवन है 10 kg मतलब mg और साइन मतलब cos 37, mg cos 37 मास दिया हुआ है मुझे, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 × cos 37 मतलब 4/5, तो कितना हो गया ये 80 न्यूटन मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ गया है। इस पे नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ मुझे देखना है, तो आगे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, देखो आप, यदि ये 37 है, मुझे यहाँ से देखना है, ये 37 है तो ये 37, ये कितना हो जाएगा 53, और वर्क डन मुझे पता है क्या होता है F.S मतलब Fs cos थीटा। फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स 80 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट अपन ने फाइंड किया था 20, और कोस एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है बेटा 53, तो कोस 53
तो यहाँ से 80 20 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। यहाँ से ये कट हो गया कितना, 5 से ये 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 80 × 12 और 960 मेरे पास वर्क डन आया है, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर, 960 जूल मेरे पास वर्क डन आया है, ऑप्शन बी। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अ 60 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट एन एलिवेटर हैविंग मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी 200 kg। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। जब भी एनएलएम का, फ्रिक्शन का, वर्क पावर एनर्जी का है, मैकेनिक्स में आप जब भी क्वेश्चन आए, यदि फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है तो सबसे पहले वो बनाए, क्वेश्चन आपका आधा वहीं ईजी हो जाता है। 2000 kg है, तो यहां से अपन देखेंगे कितना हो जाएगा, 2000 G मतलब 20,000 नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 न्यूटन, मतलब नीचे की तरफ यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा 4000 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर की तरफ इस पे लगेगा टेंशन T। द स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड इज क्लोज टू, स्पीड पूछी है मुझसे, पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर कितनी है मेरे पास 60 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होती तब भी अपने को याद रखनी होती है। 746 वोल्ट। फोर्स कितना अपने पास, टी जो टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी है 24,000, जो यहाँ मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, टेंशन है 24,000, वेलोसिटी v, v की वैल्यू कितनी आ गई है 60 × 746 अपॉन 24,000। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 60 से ये 10, ये 400, तो 746 डिवाइड बाय 400 मतलब 1.86 और कुछ ऐसा आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन से अपन देखेंगे 1.9 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 angstrom is incident on the single slit of width 0.01 mm. If the diffraction pattern is formed at the focus of the convex lens, is focal length 20 cm. कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, मतलब वही है कि रे आ रही है इनफाइनाइट से और सीधी एक ही पॉइंट पे जाएगी, वही जो अपन ने डिफ्रेक्शन में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ओके सेंट्रल मैक्सिमा की अपने को लीनियर विड्थ चाहिए, मतलब कुछ यहाँ से सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से वेव बनती बेटा। ये जो पार्ट होता है इसकी विड्थ चाहिए अपन को, इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 λd/a। क्लियर, मुझे लेमडा क्वेश्चन में गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 × 10⁻⁻10 डी कितना गिवन है मुझे, देखो यहाँ पे सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.01 और डी गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.2 मीटर अपॉन 0.01 mm को क्या लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁵ मीटर। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 264 और यहाँ से कितना आ जाएगा 24 और इंटू पावर 3 5 6, तो यहाँ से 24 × 10⁻³ मतलब मेरे पास आ जाएगा 24 mm आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये मेरा आंसर हो गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a is illuminated by monochromatic light of wavelength 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ मुझे फिर से गिवन है कितना 600 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, और a अपन को शायद फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मिनिमम अप्रोच एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, थीटा गिवन है मुझे 30 डिग्री ऑन द स्क्रीन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट मिनिमा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है बेटा 30 डिग्री पे बन रहा है इस तरह से। ठीक है, और मिनिमा की बात हो रही है, मिनिमा के लिए मुझे पता है क्या होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ पे फर्स्ट की बात हो रही है तो एन इक्वल टू 1 हो गया, ए साइन 30 इज इक्वल टू लेमडा कितना है 600 × 10⁻⁹, तो कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1200 × 10⁻⁹। तो यहाँ ऑप्शन में अपने को माइक्रोमीटर में गिवन है, मतलब 1.2 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। क्लियर, तो ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लाइट वेव ट्रेवलिंग इन एयर अलोंग एक्स डायरेक्शन गिवन ई वाई। ठीक है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये ई नोट दिया हुआ है। जनरल इक्वेशन होती क्या है अपने पास, ई वाई इज इक्वल टू क्या होगा ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स के एक्स। क्लियर,
ठीक है, ये वेव की जनरल इक्वेशन होती है। मुझे यहां से इक्वेशन को देख के पता लग रहा है कि ई नोट मुझे गिवन है, ई नोट कितना गिवन है 540। फाइंड क्या करना है, देन द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओ बहुत इजी क्वेश्चन है, बी नोट मुझे फाइंड करना है और मुझे पता है ई नोट, बी नोट इज इक्वल टू क्या होता है ई नोट बाय सी। ई नोट की वैल्यू 540 है और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 × 10⁸। लाइट की स्पीड कितना हो जाएगा ये 180 × 10⁻⁻8। और ऑप्शन में अपने पास 180 नहीं है पर 18, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन के हिसाब से अपन इसको चेंज करें 10⁻⁻7। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कैथोड प्लेट कैथोड सी इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, उसमें जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो रहा है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, फोटो कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट हो रहा है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम का जो एनर्जी है वो कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब वर्क फंक्शन जो है अपने पास कितना आ गया है मेटल प्लेट का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट उसने अगला केस दिया है कि यदि फोटोन इंसिडेंट करें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कैथोड पे, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिट नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड ए इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू कैथोड। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यदि इंसिडेंट करें तो कितना अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल दें कि एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक नहीं पहुंचे। वर्क फंक्शन अपने पास आ गया है, सेम प्लेट है, वर्क फंक्शन सेम होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन मैक्सिमम वाला केस लेके चलते हैं तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या होगा वर्क फंक्शन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी लग जाएगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने के लिए एनर्जी लग गई तो बचा कितना अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, और ये क्या हो गया जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से फोटोन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। यदि मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई तो कितना हो गया मेरे पास 3 वोल्ट, और यहां पे क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में आता है तो -3 आंसर आएगा अपने पास। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम using non-relativistic approach, the speed of electron is in the orbit will be given, k की वैल्यू अपने को गिवन है, z की वैल्यू गिवन, z इक्वल टू 2 एंड h अपने को h गिवन है। ठीक है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। z की वैल्यू 2 गिवन है, n की वैल्यू 3 गिवन है, 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो वेलोसिटी मेरे पास यहां पे आ जाएगी। इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो 1.46 इंटू 2.188 इंटू 1.468 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। ऑप्शन ए मेरा आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है, एनर्जी लेवल ए बी एंड सी ऑफ सर्टेन एटम्स करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज एनर्जी ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, मतलब ई सी सबसे ज़्यादा, फिर ई बी, फिर ई ए। क्लियर। अपना अपना वेवलेंथ क्या दिया हुआ है उसने, कहाँ से कहाँ तक में देखो, सी टू बी में वेवलेंथ λ1 दिया हुआ है, बी टू ए में वेवलेंथ λ2 दिया हुआ है, और सी टू ए में वेवलेंथ दिया हुआ है λ3। क्लियर। अब ई टू सी आएगा तो क्या होगा ई सी माइनस ई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास एच सी बाय λ1। बी टू ए आएगा तो क्या हो जाएगा ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी माइनस λ2, और उसके बाद यदि सी टू ए आएगा तो क्या हो जाएगा ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी बाय λ3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। यदि मैं 1 और 2 को सोल्व करता हूं, यहाँ पे 1 + 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा, ई बी कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एच सी 1/λ1 + 1/λ2। क्लियर। और ई सी माइनस ई ए की वैल्यू मुझे इक्वेशन 3 में गिवन है, इक्वेशन 3 से मैंने पुट करी एच सी λ3 इज इक्वल टू एच सी 1/λ1 + 1/λ2, तो यहाँ से λ3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी λ1 λ2 अपॉन λ1 + λ2। ये λ3 ही तो आपसे पूछा है, यहाँ पे देखो कौन सा रिलेशन होगा, ऑप्शन बी अपना आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्राफ शोन
बाइंडिंग अपने को B बाय ए यहाँ पे दिया हुआ है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है अपने को, B बाय ए दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये मास का A दिया हुआ है अपने को। तो किस तरह से करेंगे अपन इसको, द एनर्जी रिलीज व्हेन C डिसइंटीग्रेट इनटू A एंड B, क्लियर, ठीक है। तो A की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ग्राफ के हिसाब से देखूं मैं तो आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A मुझे फाइंड करनी है, तो क्या होगा BE बाय A इंटू A, कितना गिवन है, यदि A के लिए देखूंगा तो कितना होगा, देखो A के लिए 15 इंटू A कितना है मेरे पास 20, कितना आ गया 300। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी में B के लिए यदि चेक करता हूं तो B के लिए आप देखेंगे कितना है 40 इंटू 40, तो कितना आ गया 1600। उसके बाद यदि मुझे देखना है C के लिए, तो C के लिए कितना आया बाइंडिंग एनर्जी, कितना आ गया मेरे पास 20 इंटू 60 मतलब 1200, ठीक है। अब C डिसइंटीग्रेट हो रहा है A और B में, तो यहाँ यदि मैं देखूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A, एनर्जी रिलीज मुझे देखना है तो क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C, क्लियर। ये माइनस C क्यों किया, क्योंकि ये C ही तो A और B में हो रहा है चेंज। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A कितना होगा 300 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B यहाँ पे गिवन है अपने को 1600, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C कितना है 1200। 300 प्लस 1600 कितना हो गया मेरे पास 1900 माइनस 1200, तो कितना हो गया यहाँ से देखेंगे अपन तो कितना आ गया 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरे पास कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन C, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अ डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ। डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ अपने को गिवन है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद इससे इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, यहां से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, क्लियर, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है अपने को 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, तो -25 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं। अब बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल ऑन डाइवर्जिंग लेंस, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज, ठीक है। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, यदि मैं यहां से एक रे लेके आता हूं, पैरेलल बीम से बोल रहा है वो कि ऐसे पैरेलल बीम से रे आ रही है। अब पैरेलल बीम से यदि रे आएगी, डाइवर्जिंग है तो किस तरह से जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी बेटा, ठीक है। अब यदि वो डाइवर्जिंग रे इस तरह से आई है तो यहां से क्या होगा ना कि ये डाइवर्ज होगी और बहुत थोड़ा सा होगी बेटा, तो यहां पे होगा कि ये पास में रे आई है ये, और ये कुछ डाइवर्ज हुई है इस तरह से, ठीक है। अब ये डाइवर्ज होने के बाद जब दूर गई है तो कहाँ पे आएगी, इनफाइनाइट से आने वाली रे मुझे पता है कि फोकस पे जाती है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। अब ये इस वाले लेंस पे, कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस पे जब रे जाएगी तो उसके लिए अपन देखेंगे कि u की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, u जो मेरे पास हो गया वो कितना हो गया -15 प्लस 25। माइनस क्यों लिखा, जिधर से रे आती है वो वाली साइड नेगेटिव, दूसरी साइड पॉजिटिव, तो यहाँ पे u मेरे पास कितना हो गया -40। फोकल लेंथ कितनी हो गई मेरे पास इस लेंस की 20 सेंटीमीटर प्लस का, यदि मुझे निकालना है क्या इमेज कहाँ बनेगी, तो लेंस के लिए फॉर्मूला मुझे पता है v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। u कितना आया मेरे पास -40, f कितना है मेरे पास 20 अपॉन u कितना है -40, और f कितना है 20। तो यहां से यदि मैं देखूंगा तो -800 डिवाइड बाय -20, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 40 सेंटीमीटर प्लस का। हाँ, तो अपना यहाँ पे क्या आया है, v की वैल्यू आई है 40 सेंटीमीटर, अब मतलब +40 आया है, मतलब इस साइड इमेज बनेगा, तो इस तरह से कुछ रे आ रही है, और यहाँ से फिर कन्वर्ज होके जहाँ पर रे जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी होगी अपने पास 40 सेंटीमीटर, और रे रियल में मिल रही है इसलिए रियल इमेज बनेगी, और कहाँ बनेगी, कन्वर्जिंग लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो कौन सा होगा ऑप्शन सी, रियल एंड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट लेंस। क्लियर, समझ गए, ये आंसर अपना ठीक है। ऑब्जेक्ट है A and B आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम
कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अपने को कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी गिवन है -20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट O1 मैंने मान लिया जो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट O1 है वो रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट O2 में मान लेता हूं जो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे। प्लस सेम मिरर के लिए बात हो रही है, बस अपने पास क्या चेंज हो रहा है, u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए यदि मैं देखूंगा तो u की वैल्यू -15 आ जाएगी, जिस साइड से रे जाती है वो साइड नेगेटिव, दूसरी साइड पॉजिटिव। तो यहां से अपने पास -15 आ गया है। O1 मेरे पास u इक्वल टू -15 आ गया है, फोकल लेंथ सेम है, तो मैं O1 के लिए v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। u कितना हो गया मेरे पास -15, f फोकल लेंथ -20 अपॉन -15 -20। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 300 डिवाइड बाय 5, मतलब 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव का आया। इसका मतलब क्या होगा, इमेज कहीं इधर मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। क्लियर, इमेज मिरर के पीछे बनेगी क्योंकि पॉजिटिव आया, ये साइड नेगेटिव थी, ये साइड पॉजिटिव। यदि मैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए चेक करता हूं तो v इज इक्वल टू, इस बार u क्या होगा -25 -20 अपॉन -25 -20। क्लियर, तो मेरे पास ये कितना हो गया, ऊपर तो आ गया 500 प्लस का माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया ये +20 और माइनस, तो माइनस का 5, मतलब -100 सेंटीमीटर आया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिधर से ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी, मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी पीछे की तरफ। कितना आया अपना 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 2 की इमेज यहाँ बनेगी और ऑब्जेक्ट 1 की इमेज यहाँ बनेगी। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 160 सेंटीमीटर। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। A 2 volt battery is connected across AB as shown in the figure. The value of current supplied by the battery when in one case battery's positive terminal is connected to A. In other case when positive terminal of battery is connected to B. ठीक है, यदि केस 1 में मैं देखता हूं तो क्या होगा बेटा, A पे अपन पॉजिटिव करते हैं। जब A पे पॉजिटिव करूंगा तो यहां पे देखो आप ये, और इधर देखो आप, तो सिर्फ करंट किससे फ्लो होगा, इसी से फ्लो होगा करंट। यहां पे यदि A पे मैंने पॉजिटिव करा तो करंट इससे फ्लो हुआ 5, और ये 10 वाले से करंट फ्लो नहीं होगा तो ये अपने किसी काम का ही नहीं है। तो V इज इक्वल टू IR। क्लियर, मुझसे पूछा क्या है, करंट पूछा है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाय R। पहले वाले केस के लिए V की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 2 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि 10 तो अपने काम का ही नहीं रहा। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 0.4। क्लियर, नेक्स्ट केस 2 के लिए यदि करता हूं मैं, तो केस 2 के लिए मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां पे क्या होगा कि अभी केस 2 के लिए यदि, अब केस 2 में क्या बोला है कि A से नेगेटिव B से पॉजिटिव, यही बोला है। इन अदर केस व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू B से अपन ने पॉजिटिव कनेक्ट किया, तो इस बार ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा ये अपने किसी काम का नहीं होगा, सिर्फ काम का कौन सा होगा 10 ओम वाला रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ 10 और ये 5 से करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट इससे फ्लो होगा, तो यहाँ 2 वोल्ट बैटरी अभी इसमें अपन निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू फिर से V कितना है 2 और R कितना है अपने पास 10, तो कितना होगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो पहले में 0.4, दूसरे में 0.2, मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.4 0.2, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। In the figure shown, a coil of single turn is wound on a sphere of radius r and mass m। ठीक है बेटा, इस तरह एक स्फीयर है और इस पे ऐसे कोयल है, आई करंट फ्लो हो रहा है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। आपसे क्या बोला है, बी मुझे फाइंड करना है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा, m की वैल्यू i और a कितना है यहाँ पे कोयल जो घूम रही है उस पे स्फीयर के आसपास, तो पाई आर स्क्वायर, r मैंने रेडियस मान ली, b साइन थीटा। किसकी वजह से है ये, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे यदि इसका मास m मानो तो इधर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा फोर्स लगेगा, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है r है, तो इसका mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा mgr साइन थीटा। क्लियर, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब दोनों का टॉर्क इक्वल होगा, तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू mg, दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, क्या होगा बेटा i
पाई आर स्क्वायर बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी की वजह से एम जी आर साइन थीटा। क्लियर। यहां से साइन थीटा से साइन थीटा कट हुआ, एक आर से आर कट हुआ, मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो यहां से एम जी अपॉन कितना आ गया पाई आई आर, और पाई आई आर एम जी अपॉन पाई आई आर, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है, अपने को ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में अपन को क्या करना है, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन देखना है। आई इस वायर में करंट है, वो क्या इसकी लाइन यहीं से निकल रही है, ओ के अबाउट निकालना है तो इसका जीरो हो जाएगा। ये वाला जो वायर है इसका जीरो हो जाएगा, ये जो वायर है इसका जीरो हो जाएगा, और इस वायर का भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये जो है अपने पास सर्कुलर दो R1 रेडियस और R2 रेडियस का इसका आएगा, और सर्कुलर जो वायर है इसकी वजह से कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा जो बन रहा है वो। ठीक है, तो यहां से R रेडियस R1 R2 दे रखी है मुझे, तो दोनों की वजह से आएगा, तो इसकी वजह से कितना होगा, म्यू नोट आई 4 पाई R1 थीटा कितना बन रहा है, ये पाई बाई 2 प्लस इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नोट आई करंट, तो वही फ्लो हो रहा है आई करंट वायर में, 4 पाई R2 थीटा हो गया पाई बाई 2। तो यहां से कितना हो गया मेरे पास, पाई से पाई कट किया मैंने तो मेरे पास आ गया म्यू नोट आई अपॉन 8 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये म्यू नोट आई अपॉन 8 R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। क्लियर, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18। एन आर्क लैंप रिक्वायर अ डायरेक्ट करंट है बेटा, तो आई की वैल्यू 10 एम्पियर गिवन है, वोल्टेज कितना है 80 वोल्ट, डायरेक्ट करंट, तो यहां से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 80 बाई 10, मतलब कितना हो गया 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इफ इट इज कनेक्टेड ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज एसी यदि सप्लाई कनेक्ट करते हैं अपन, द सीरीज इंडक्टर भी कनेक्ट कर दिया इसमें, रेजिस्टेंस इंडक्टर साथ में एसी 220 वोल्ट, तो मेरे पास आई करंट की वैल्यू क्या आएगी, V बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी होगी है 10 एम्पियर, V की वैल्यू 220 और R जो रेजिस्टेंस है वो कितना अपन ने फाइंड किया 8 फाइंड किया, और ये L मुझे फाइंड करना है 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 484 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और एक्स एल मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 420 420। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ से, तो एक्स एल को मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ 2 पाई ओमेगा एल, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 420 डिवाइड बाय ओमेगा की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 2 पाई कितना हो गया 100 पाई, और इसको कैलकुलेट करूंगा 0.065, ऑप्शन ए मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हेन a resistance R is connected in a series with an element A के साथ R को रेजिस्टेंस को A के साथ कनेक्ट किया, तो क्या बोल रहा है ये एक्सएल एक्सी वी आई करंट यहां पे है। ठीक है, तो द लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल θ1। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, वोल्टेज जो है वो θ1 एंगल पे, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड टू बी लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज एंगल θ1, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से θ1 एंगल पे, तो इसके लिए tan θ1 क्या हो जाएगा बेटा अपने पास XL बाय R। क्लियर, यहाँ पे ये R होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस 2 जो अपना दिया हुआ है, कोई एलिमेंट B है, when the same resistance R is connected with element B, यदि B के साथ कनेक्ट करेंगे, the current lead voltage by θ2, इस बार करंट लीड कर रहा है। अब करंट लीड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज इधर होगा θ2 एंगल से, तो θ2 एंगल से होगा, तो tan θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XC बाय R हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक और केस गिवन है अपने को, क्या गिवन है, ABCR कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जब तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो फिर से ये क्या बोल रहा है बेटा, assume same AC sources in use are connected in series, the current now lead voltage by θ, फिर से करंट लीड कर रहा है अब θ एंगल से। क्लियर।
अब करंट लीड कर रहा है थीटा एंगल से, मतलब XC इज ग्रेटर देन XL हो गया। तो मेरे पास टेन थीटा जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, XC माइनस XL बाय C, और X बाय R, और XC बाय R कितना है मेरे पास, टेन थीटा 1, सॉरी टेन थीटा 2, और XL बाय R कितना है, टेन थीटा 1। ठीक है, तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई, वही तो रिलेशन पूछा है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है अपने को ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें देखो आप क्या है, करंट I है, जो करंट I की वैल्यू 5 एम्पियर है, और डिक्रीज है, मतलब di/dt टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है माइनस 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड से। VB माइनस VA फाइंड करना है। इधर से चलते हैं अपन, VA पे वोल्टेज, A पे वोल्टेज VA, रेजिस्टेंस पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR, I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू 1, I की वैल्यू 5, तो 5 × 1। फिर यहाँ पे लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे जा रहा है, तो हायर वोल्टेज कितना होगा बेटा, अपने 15, पॉजिटिव का 15 आएगा, इंडक्टेंस की वजह से कितना होगा, माइनस L di/dt माइनस L की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ और di/dt की वैल्यू कितनी है, माइनस 10⁻³ इक्वल टू VB, यहाँ पे VB। ठीक है, VA माइनस 5 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 10⁻³ 10⁻³ कट हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, प्लस का 5 इक्वल टू VB, और VA माइनस VB मेरे पास आ गया माइनस 15। पूछा क्वेश्चन में क्या है, VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू 15 वोल्ट, मेरा आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, स्प्रिंग विच इज इनिशियली इन अनस्टेज्ड कंडीशन, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है, पहले उसको x1 तक अपन ने आगे बढ़ाया। ठीक है, x डिस्टेंस, x1 नहीं मानते, मतलब अपन x मान लेते। ठीक है, पहले x डिस्टेंस आगे बढ़ाया, तो उसमें वर्क डन जो आपने किया वो कितना किया, हाफ के x इनिशियल, तो क्या है नेचुरल पोजीशन पर, x फाइनल x है, तो हाफ के x² हो गया। वर्क डन 2 में क्या किया, हाफ के x फर्दर x बढ़ाया। अभी नेचुरल लेंथ पोजीशन से डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2x हो गई है, तो 2x² माइनस इनिशियल कितना था बेटा, x का स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरे, वर्क डन अपन ने कितना किया वो पूछा है ना, वर्क डन इन द फर्स्ट केस। स्प्रिंग की वजह से वर्क डन होता है x इनिशियल माइनस x फाइनल करते हैं ना, नेगेटिव वर्क डन हो गया। बात वही है, हाफ के ये कितना हो मेरे पास, 4x² माइनस x², तो 3x²। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वर्क डन बाय 2 अपॉन वर्क डन बाय 1, मतलब 3/2 kx², 1/2 kx², तो यहां से रेशियो आ गया मेरे पास 3, तो आंसर हो गया मेरे पास 3, क्वेश्चन 21 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे अपन को पता है एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा, 13.6 1/1 का स्क्वायर माइनस कहाँ जा रही है बेटा, 2 से 1 पे जा रही है, तो 2 का स्क्वायर, इसको यदि मैं कैलकुलेट करूँ आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मुझे ये फोटोन, यदि इस पे अपन इस एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो एनर्जी टोटल कितनी होगी 10.2, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास 3.57 है। तो मैक्सिमम के लिए देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन देखें 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस HF, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यदि मुझे ये F चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा 10.2 माइनस 3.57, तो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किया बेटा, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको यदि कैलकुलेट करूँगा तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी बेटा 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन में मुझे 14 दिया हुआ है, इसलिए 116 इंटू 10⁻14, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई है 14, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस, दो बाई कॉन्वेक्स लेंस है,
ठीक है, इनकी फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है और इनके बीच में अब क्या किया, एक लिक्विड भर दिया। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और ये जो लिक्विड भरा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.25, लिक्विड फिल कर दिया इसमें। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है कि ये जो आपका नया लेंस बनाइए कॉम्बिनेशन है, इसकी क्या होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। तो अंदर वाला जो आप देखेंगे इसका शेप देखो बेटा कुछ इस तरह से, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप शेप है और ये भी एक लेंस मान लो आप। तो यहाँ से इसकी यदि फोकल लेंथ मुझे देखनी है तो 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। n रिलेटिव कितना है मेरे पास 1.25 -1 1/r1, r1 इधर से आ रही है रे इधर से आ रही है, ये साइड नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव। r की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव -15 माइनस इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 15। इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो 0.25 को क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा -2/15, मतलब माइनस का 1/30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो आई है वो कितनी आई है मेरे पास -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये कौन सा लेंस है मेरे पास, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब मुझे एफ इक्विवेलेंट फाइंड करना है। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f1 कितना गिवन है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, 1/f2 माइनस का 1/30 प्लस 1 जो दूसरा अपना लेंस वापस ये थर्ड वाला कौन सा है तो 1/15। तो इसको यदि कैलकुलेट करेंगे अपने पास आंसर आएगा बेटा 1/10, मतलब फोकल लेंथ जो इक्विवेलेंट की आई है अपनी वो कितनी आई है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अपन बढ़े। अ चार्ज पार्टिकल q मास m हैज वेलोसिटी v नॉट एट ओरिजिन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। यदि मैंने डायग्राम बनाया बेटा, ये यहां से देखो आप, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नेगेटिव z डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो y डायरेक्शन में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ y पार्टिकल व्हेन इट क्रॉस y एक्सिस, y एक्सिस पे कट करेगा, वो कोऑर्डिनेट अपन से पूछा है। वेलोसिटी आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अपन के पास ये पता है बेटा कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है Q V क्रॉस B। क्लियर, V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल। V आगे की तरफ जा रहा है, B अंदर है तो मतलब फोर्स अंदर लगा। फिर वेलोसिटी टेंजेंशियल V आगे की तरफ अंदर, तो हमेशा थंब जो होगा वो एक सेंटर की तरफ होगा इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ पाथ इस तरह से बनेगा, कैसे, ये एक सर्कल बनाता हुआ पाथ बनेगा पार्टिकल का और वो सर्कल बनाता हुआ पाथ कुछ इस तरह से बनेगा। तो पार्टिकल यहाँ कट करेगा। अब मैंने मान लिया कि ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी r मान ली है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो गए वो कितने हो गए हैं 0,2r। और यही तो मुझे फाइंड करना है कि 2r मतलब कहाँ पे y एक्सिस पे कट करता है। मुझे पता है कि देखो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो mv² r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा qvb। v से v कट हुआ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या r की वैल्यू मुझसे पूछी है, r मैंने स्मॉल r लिया है, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया mv/qb। ठीक है, पर मुझे पूछा क्या 2r पे कट कर रहा है बेटा, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv/qb। क्वेश्चन में क्या है लेमडा mv नोट अपॉन 2qb, वेलोसिटी v नोट है, मैंने v नोट लिख दिया। लेमडा की वैल्यू निकालनी, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो 4mv नोट बाय 2qb। तो यहां से मेरे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कंपेयर करने पे 4 आ गई है और आंसर मेरा हो गया है 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे अपन चले। 25 क्या बोल रहे हैं, एंड सर्किट हैज एन इंडक्टर एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ठीक है, मुझसे पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है cos phi इक्वल टू r बाय z। ठीक है, z। तो केस 1 में यदि मैं देखूं तो केस 1 में cos phi 1 इज इक्वल टू r, और क्या है यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, ऐसी सर्किट है इंडक्टर इन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टर है मतलब क्या होगा r स्क्वायर xl का स्क्वायर। ठीक है, और xl की वैल्यू कितनी है 3r है, मतलब कितना हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस
3r का स्क्वायर तो कितना हो गया 9r स्क्वायर हो गया, मतलब यहां पे मेरा आंसर आ गया 1/√10। ये तो आ गया किसका पावर फैक्टर पहले केस में। दूसरे केस में पावर फैक्टर मुझे निकालना है तो फिर से वापस यही फॉर्मूला है, पर दूसरे केस में आपको क्या चेंजेस दिया हुआ है, अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज। अभी कैपेसिटर भी ऐड कर दिया, तो कैपेसिटर ऐड कर दिया तो पावर फैक्टर का फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा, r/z, और z क्या हो जाएगा इस बार r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। ठीक है, r/r स्क्वायर, और ये कितना हो गया xl माइनस xc बटा 3r और 2r, तो कितना हो गया मेरे पास r का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/√2। रेशो किसका पूछा है आपसे, न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर, मतलब cos phi 2 का रेशो आपसे पूछा है cos phi 1 के साथ, मतलब 1/√2 अपॉन 1/√10, तो कितना हो गया √10/√2, ऊपर बचा √5, नीचे बचा 1, और मुझे यही क्वेश्चन में बोला है 5:x, और x की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो आंसर मेरे पास कितना हो गया 1। क्लियर बच्चों, अब ये अपने सारे सॉल्यूशन खत्म हुए, पूरे 25 क्वेश्चन अपन यहाँ कर लिए। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ आता है, तो कभी भी क्लासेस में आके बेटा पूछ सकते हैं। मेहनत करते रहो, गुड लक, बाय।